ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं पहला क्लास लेने जा रहा हूँ आप लोग का, जो कि बीपीएससी जो उस दिन हम लोग ने सिलेबस किया था, और आज सीडीपीओ ऑडिट डबल एओ। आप लोग को जो पहले मैंने वीडियो डाला था तो उसमें क्या है, आप लोग को सिलेबस मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी में से आज बीपीएससी 67 सीडीपीओ ऑडिट और डबल एओ का जो मेंस का क्लास पहला होगा, और उसमें जो क्वेश्चन आप आज आएंगे वो होगा कला से। कला तीन प्रकार का है, मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला। पेपर जो होगा यहाँ पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट अखंड को, जिससे जो आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें से पहला क्वेश्चन जो होगा मौर्य कला, पटना कला, पाल कला, ठीक है। हम आपको आज जो है मौर्य कला के बारे में बताएंगे। तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। कभी पटना कला होगा तो कभी पाल कला होगा, कभी मौर्य कला। अगर मान लेते हैं कि 66 में मौर्य कला पूछा तो उसको छांट दीजिए, तो 67 के लिए दोनों तैयार कर लीजिए। हम आपको तीनों ही बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं किससे, तो मौर्य कला से। तो लिखने का जो तरीका है, शैली है, पहले वो सीखना है, और आपको लिखते हुए जाना है। कॉपी पेन अपना रखिए और अपना लिखते हुए चले जाइए। आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा और लोग भी देख सके, जान सके। जो भी क्लासेस होंगे वो हम लेंगे। थोड़ा सा भी सेटअप बढ़िया से नहीं हुआ है, जैसे ही होगा और क्लासेस चलेंगे। पीटी के लिए टेस्ट में कल सोच रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मेरा जो कुछ समस्या आ गया है, वो कल नहीं है परसों सॉल्व होगा, ठीक है। तत्काल में आपको मौर्य कला आज फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। जो आंसर होगा वो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन आपको क्लासरूम में जो है, एग्जाम हॉल में जो है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर लेके आपको ऐसे जो है पैराग्राफ बना रहता है कॉपी, ठीक है, ये से बना है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ जो है कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर दे देना है, ठीक है, इस कॉलम। और इस पैराग्राफ में क्या है, आपको आंसर राइटिंग करना है, ना इधर करना है ना इधर करना है। अगर आप इधर कर दिए तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है। ये जो पैराग्राफ छोड़ा हुआ और ये जो पैराग्राफ छोड़ा हुआ है, उसमें आपको पूछना, और बीच में जो है आपको आंसर करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आंसर में आपको लिखना है मौर्य कला, यहाँ हेडिंग दे देना है मौर्य कला, इसको लिखना है, हेडिंग देके लिखना है। और अगला देखिए हेडिंग लिखना है, ये भूमिका की तरह जो होता है लिखना है। भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में ठीक है, भारतीय इतिहास में मौर्य कला
भारतीय इतिहास में मौर्य कला, ठीक है, भारतीय इतिहास में मौर्य काल, भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई देते हैं, कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कला का विकास था, हालांकि इससे पूर्व भी कला का विकास था, लेकिन मौर्य कला प्राचीन इतिहास की एक समृद्ध या विकसित कला है, क्योंकि आज भी मौर्य कला वैसा ही है जैसा उस समय पर बनाया गया था। मौर्य कला अपने पॉलिशदार एवं चमकीले पाषाण का व्यापक रूप था। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग किया गया था।
क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग किया गया था। फलस्वरूप ये कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई, ये आपको एक भूमिका के रूप में लिखना है। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कला का विकास था, लेकिन मौर्य कला प्राचीन इतिहास की एक समृद्ध या विकसित कला थी, क्योंकि आज भी मौर्य कला वैसा ही है जैसा उस समय पर बनाया गया था। मौर्य कला अपने पॉलिशदार एवं चमकीले पाषाण का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया था। व्यापक रूप में प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग किया गया था, ये तो हम लिख दिए। फलस्वरूप अच्छा ठीक, अपने पॉलिशदार एवं चमकीले पाषाण का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है ही, बेकार हो गया। फलस्वरूप ठीक है, भारतीय इतिहास में मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कला का विकास था, लेकिन मौर्य काल प्राचीन इतिहास की एक समृद्ध या विकसित कला थी, क्योंकि आज भी मौर्य कला वैसा ही है जैसा उस समय पर बनाया गया था। मौर्य कला अपने पॉलिशदार एवं चमकीले पाषाण का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया था। फलस्वरूप ये कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। ये एक भूमिका है। ठीक है, मौर्य कला किस लिए जाना जाता था? वो जो स्तंभ बनाए गए थे, उसका चमकीला जो आज भी पॉलिश जो है वो गया नहीं है, जस का तस है। उस समय का और आज में बहुत अंतर है। उस समय लोग बनाए, आज भी वैसा दिख रहा है, आप बनाते हैं पता नहीं, वो 10 साल भी नहीं चलता, खत्म हो जाता है। वो अपने चमकीले पॉलिशदार के लिए मौर्य कला जाने जाते थे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूमिका जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, 2 लाइन भी लिख सकते हैं, 4 लाइन भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लगे सटीक वैसा भी लिख सकते हैं। एक ये आपको मैंने दिया कि मौर्य कला का, ये आप एक भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मौर्य कला 2 प्रकार की है। ठीक है, मौर्य कला कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है राजकीय कला, इसी को दरबारी कला भी कहते हैं। ठीक है, दरबारी कला, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, राजमहल या राजप्रसाद क्या है? राजप्रसाद, इसी में आएगा। राजकीय कला या दरबारी कला में क्या आएगा? राजप्रसाद, स्तंभ और स्तूप।
ठीक है, राजप्रसाद स्तंभ और स्तूप, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, मूर्ति कला, इसी को लोक कला भी कहते हैं। जो कह लीजिए, मूर्ति कला भी कर लीजिए और लोक कला भी कर लीजिए, एक दोनों है इसमें, दोनों के बारे में लिखना है। तब ये जो ये है राजकीय कला या दरबारी कला, तो इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। इसका मतलब वहां लिखना जो है क्लासरूम में ऐसे ही बना देना है, उसके बाद लिखना है ए, ठीक है। अब ये जो लिखे हैं ये लिखते हैं। ए में क्या है, राजकीय कला, राजकीय कला, ठीक है, राजकीय कला। इसमें क्या आएगा, राजमहल, ऐसे लिख दीजिएगा, सजाते हुए राजमहल, ठीक है। इसी को राजप्रसाद भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा राजप्रसाद। तो राजप्रसाद किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप। राजधानी, नए दिमाग में कुछ याद आ रहा है तो राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। किसका बना हुआ था ये राजमहल जो था, ये किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। मेगास्थनीज ने क्या कहा था, मेगास्थनीज ने क्या कहा था, लिख देना है। मेगास्थनीज ने राजप्रसाद के बारे में क्या कहा था, तो लिखना है, तो मेगास्थनीज ने राजप्रसाद को क्या कहते हैं, 152 और सूसा से भी समृद्धशाली है। मेगास्थनी राजप्रसाद को 152 और सूसा से अधिक समृद्धशाली है, ये से समृद्धशाली है, मेगास्थनी ने कहा था, ठीक है। ये कहां पे था, कुम्हरार में था, राजप्रसाद कहां था, ये कहां पे था, कुम्हरार में था। कुम्हरार अभी पटना, जो पाटलिपुत्र कहते हैं, अभी के डेट में पटना, सभी पाटलिपुत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना मंजिला था, ये लकड़ी का बना हुआ 3 मंजिला, कहीं कहीं 2 भी लिखता है लोग, लेकिन 3 मंजिला था, 3 मंजिला इमारत था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। अब लिखिए, डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम क्या था, कुसुमपुर था, जो आपको इसमें घुसाना, कुसुमपुर था या पोलिम्ब्रथा था या पुरुषपुर था या क्या था, पाइत्राई ग्राम भी था, ठीक है। इसमें मेगास्थनीज ने लिख दिए आपको, राजप्रसाद के पटना और सूसा से अधिक समृद्धशाली बताया था इसको, ठीक है। और उसने अब इसमें लिखते चलिए, ठीक है। शहर क्या था, समानांतर था, समृद्धशाली था शहर, इसमें नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग।
ठीक है, इसको लिखिए। शहर समानांतर था, समानांतर समानांतर शहर समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला, चतुर्भुज के रूप में फैला था। ठीक है, शहर समानांतर चतुर्भुज, उसी में लिखना है, राजकीय कला या दरबारी कला उसी में लिखना है। ठीक है, शहर समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला था। ठीक है, गंगा नदी के साथ, गंगा नदी के साथ क्या किलोमीटर? 14 किलोमीटर। ये सब याद नहीं रहेगा लेकिन लिखिएगा, उन लोग को याद हो गया, 2 बार लिखे तो याद हो गया है। 14 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम 14 किलोमीटर पूर्व पश्चिम। ठीक है, 14 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और लगभग 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण शहर समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला था। गंगा नदी के साथ 14 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और लगभग, ठीक है, ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण। इसकी परिधि का अनुमान, इसका जो परिधि था उस समय, इसकी परिधि का अनुमान, परिधि का अनुमान जो शहर करीब फैला हुआ था वो 36 किलोमीटर, कितना में? 36 किलोमीटर में क्या था? फैला हुआ था। 36 किलोमीटर में फैला हुआ था। फैला हुआ था। ठीक है, यही सब उसमें लिखना है। ठीक है, और जो शहर को घेरा किया हुआ था, शहर को चारों ओर से, चारों ओर से लकड़ी का जो बेड़ा था, लकड़ी का जो बेड़ा था उससे घेरा हुआ। अब जब आपको महाराज जाइएगा ना, इतना मोटा मोटा लकड़ी मिलेगा आपको देखने, और एकदम पत्थर टाइप से बन गया, एकदम लगता है कि अभी भी जस का तस है, वो लकड़ी ही है, देखने में एकदम लकड़ी लगता है। आप जाइएगा छुइएगा लगेगा पत्थर है, लेकिन है वो लकड़ी। ठीक है, तो वो चारों शहर जो परिधि था चारों ओर, वो क्या था? लकड़ी के पत्ती से, बेड़े से घेरा हुआ था। ठीक है, लकड़ी के बाद उसके द्वारा घेरा किया गया, और एक लंबी और गहरी खाई द्वारा बचाव किया गया था। ये खाई जो हमारा ये नहर है, ये नाला रोड है, देख रहे हैं आप, ये वाला खाई पूरा खोदा हुआ था, पूरा नाला टाइप से, कि शहर के इधर कोई आक्रमण नहीं कर पाए। ठीक है, एक लंबी और गहरी, एक लंबी और गहरी, एक लंबी और गहरी खाई, एक लंबी और गहरी खाई द्वारा बचाव किया गया। किया गया था। ठीक है, बचाव ताकि लोग आक्रमण ना कर पाए, इसीलिए बहुत बड़ी लंबी थी, गहरी खाई थी, बहुत यहाँ मतलब पूरा शहर को जो है बचाने के लिए वो किया गया था।
और ये किस रूप में काम करता था? पानी, जो शहर का जो पानी होता वो वह एक सीवर के रूप में भी काम करता था, और आज भी कर रहा है, ठीक है। लिख लीजिए। और जो राजप्रसाद बना हुआ था उसमें जो है कि लकड़ी का ही बना हुआ तीर धनुष, मतलब सैनिक जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, तीर धनुष लेते हुए वो खड़ा था, ठीक है। लेकिन कौटिल्य उसको क्या करता है, वो एक रक्षक है, लेकिन वो क्या था, वो लकड़ी का बना हुआ था, तीर धनुष लिए खड़ा था इसे, ठीक है। वो व्यक्ति नहीं था, वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन कौटिल्य करता है वो रक्षक है, ठीक है। कौटिल्य ने लकड़ी के बने रक्षकों को शहर का रक्षक बताया। वो लकड़ी का बना हुआ रक्षक था, लेकिन कौटिल्य कहता नहीं वो शहर का रक्षक था, उसको दर्शाता है, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया आपको राजकीय कला या दरबारी का, ठीक है। उद्यान को जाता है पाटलिपुत्र का स्थापना करना, आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, इतना बहुत हो गया, पेज भी देखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं आपको स्तंभ, तो क्या है स्तंभ, ठीक है, ये है स्तंभ। स्तंभ क्या होता था, देखिए पहले देखिए फिगर, ये स्तंभ है, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से जैसे ऊपर की ओर जाता है, ये पतला होते हुए जाता है, ठीक है। क्या होता है, पतला होते जाता है, ठीक है। ये पतला होते हुए जाता है, ये 30 से 40 की संख्या में है। स्तंभ कितने हैं, 30 से 40 की संख्या में पाया गया है, ठीक है। यही जो है, ये क्या है, देखिए एकाश्म पत्थर का है, मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया, ठीक है, एक ही पत्थर से बनाया हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने जो है ये कला ईरान से ली है, ठीक है, लेकिन ईरानी कला से भी ज्यादा समृद्ध हमारी मौर्य कला है, ठीक है। कला का ठीक है, हो सकता है लिया हो, लेकिन हमारी समृद्ध कला थी लिया। तो इस पर क्या है, एक बना हुआ क्या है, एक यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है, चौकुट्ठा टाइप से इसमें बना होता है। इस पे पीठ सटाई क्या है, वो सिंह है, ठीक है, जो सत्यमेव जयते हैं। एक घंटा है, मतलब इसको कहा जाता है उनका कमल है, ठीक है, और ये घंटा है, ऊपर पे ये जो शेर बैठा हुआ है, ठीक है, ये पीठ में पीठ सताए हुए है, ठीक है, पीठ में सिर सताए हुए है, ठीक है। तो ऐसे बना देना है आपको ये, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, पशु, ये हो गया पशु, यानी सिंह जिसको कहते हैं, ये पशु
ठीक है। ये हो गया चाकी, ये हो गया चौकी, ठीक है, ऐसे लिख देना है। ये हो गया मेखला, ये क्या है, ये मेखला, ये हो गया मेखला, ठीक है। और एक बीच में होता है काठी, ठीक है, ये बीच में एक यहाँ पे जो है एक काठी होता है, यहाँ पे अच्छा हमको फिगर में बनाना है, यहाँ पे काठी होता है, ऐसे काठी या कांटी कुछ ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है बैठक, ठीक है, एक होता है, ये हो गया बैठक, ठीक है, बैठकी या घंटाकृति, बैठकी या घंटाकृति इसको कहते हैं, या घंटाकृति कहते हैं। तो यही सब लिख देना स्तंभ में, ठीक है। ये हो गया, इसको उल्टा कमल कहते हैं, इसको जो है ये जो है ये उल्टा कमल भी कहते हैं, इसमें ये उल्टा कमल। तो यही बीपीएससी क्या किया था 64वीं में, 64th में ये बीपीएससी ने क्या कहा था, 64th का जो क्वेश्चन था बीपीएससी का, उसमें कहा था मौर्य कला से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये कला बुद्ध से कहां तक, बुद्ध से कहां तक मिलती जुलती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, इसका वर्णन करें। तो क्वेश्चन को घुमा के हर बार सीधा क्वेश्चन मौर्य कला क्या है इसका व्याख्या करें। तो 64वीं में क्वेश्चन को ही बुला दिया, मौर्य कला से आप क्या समझते हैं, इसमें बुद्ध का जो है कहां तक, मतलब आप बताइए कि बुद्ध से कहां ये रिलेटेड है कला, तो वही चीज क्वेश्चन लिखना पड़ता है। आप समझ जाए कि इसमें उल्टा कमल है, बुद्ध का जो है जन्म का प्रतीक है, ठीक है। हाथी जो कमल सूर में लेती है उल्टा, वो उसका जन्म का प्रतीक है। तो वो पूछा स्तंभ से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये हो गया मतलब तना हो गया, ये इसको क्या कहते हैं स्तूप, स्तंभ, उसके बाद स्तूप, ठीक है। ये दोनों चीज बुद्ध से रिलेट होगा, ठीक है, क्योंकि जब बुद्ध मरे थे तो 8 भागों में स्तूप बनाए गए थे, तो अशोक ने वहां क्या किए थे, स्तूप को बनवाए थे, ठीक है। तो पहले हम स्तंभ लिख लेते हैं, ये फिर आप बना सकते हैं, ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक इंगित करना है, डिकोड कर देना है, ठीक है। टाइम में तो आप डिकोड कर सकते हैं, स्तंभ बना के अगर बनाइएगा तो 1-2 नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये मौर्यकालीन कला की सर्वोत्तम, ये मौर्य कला की सर्वोत्तम निर्देशित कला है, ठीक है। स्तंभ जो है ये मौर्य कला की सर्वोत्तम निर्देशित कला है। इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है, इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक 30 से 40 की संख्या में क्या है, 30 से 40 की संख्या में रहे होंगे।
इनमें 15 क्या है, सुरक्षित है। इनमें 15 सुरक्षित है। क्या है, सुरक्षित है। ये स्तंभ भी दो प्रकार का होता है, यहां लिखिए, स्तंभ दो प्रकार का। एक जो होगा क्या था, जिन पर धम्म लिपियां खुदी थी। एक क्या था, जिन पर धम्म लिपियां खुदी थी। खुदी थी। और दूसरा क्या था, बताइए क्या, दूसरा था सादे स्तंभ थे। दूसरा सादे स्तंभ थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रथम प्रकार में देखिए, प्रथम प्रकार में जो स्तंभ है, प्रथम प्रकार दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लोहिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा, अरेराज, रामपुरवा, सारनाथ, इत्यादि लिख लीजिएगा, सब लिखना जरूरी नहीं। इस प्रकार का था दिल्ली स्तंभ। प्रथम प्रकार में दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लोहिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा, सारनाथ। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। लो सांची लिखना है तो लिख लीजिए, सांची लिखिए, सांची, सांची। ठीक है, सारनाथ, सांची, लुम्बिनी आदि। ये सब प्रथम प्रकार में आते थे। ठीक है, सब प्रथम प्रकार में आते थे। सभी स्तंभ, सभी स्तंभ लिखिए। प्रथम प्रकार में जो ये है, प्रथम प्रकार में स्तंभ जो है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लोहिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा, सारनाथ, सांची, लुम्बिनी आदि। सभी स्तंभ क्या थे, चमकदार, लंबे। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल, सुडौल। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल एवं एकाश्म, एवं एकाश्म। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर का बनाया गया। ठीक है, एक ही पत्थर का बनाया गया। और नीचे से क्या था, और नीचे से ऊपर
जाने पर क्या था, पतला पतला होता था। स्तंभ के नीचे से ऊपर जाने पर पतला होते जाता है। ठीक है, स्तंभ के मुख्य भाग देखिए यहाँ लिख दीजिए, पहले वो फिगर में दिखाए थे, वो फिगर बना लीजिएगा। स्तंभ के मुख्य भाग क्या क्या थे, भाग। ठीक है, स्तंभ के मुख्य भाग क्या क्या थे, स्तूप, स्थूल ऊपर था या इष्ट, देखिए दो पहले ये यहाँ ये होगा ईस्ट, ये क्या होगा यष्टि, यष्टि, ये क्या होगा शीर्ष। ठीक है, शीर्ष। ये होगा शीर्ष। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इष्ट है नीचे जमीन से लगा हुआ, शीर्ष ऊपर है, उसमें क्या होगा अधोमुखी। ठीक है, कलाकृति, अधोमुखी कलाकृति। इसमें क्या था, देखिए अधोमुखी कलाकृति, कलाकृति, अधोमुखी कलाकृति। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा फलक, क्या होगा फलक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फलक के बाद क्या होगा, स्तंभ के मंडित करने वाली पशु आकृति, स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, प्रथम प्रकार का स्तंभ है, दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लोहिया, नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरबाग, सारनाथ, सांची, लुम्बिनी आदि सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल एवं विकास और नीचे से ऊपर जाने पर क्या था, पतला होता था। स्तंभ के मुख्य भाग थे इष्ट, इसको स्थूल भी कहा जाता है। ठीक है, स्थूल भी कहा जाता है, इष्टि कहिए, यष्टि कहिए, स्थूल कहिए। उसका शीर्ष होता था एक जो आधार है, ठीक है, या नीचे जो आधार है बेस है उसको कह सकते हैं आप। ठीक है, उसका शीर्ष होता था, शीर्ष में क्या था, अधोमुखी कलाकृतियां बनी हुई थी। उसका फलक था, स्तंभ को मंडित करने वाली जो पीठ में पीठ सताए हुए पशु रहते थे, किसी में सिंगल, किसी में ट्रिपल, जो अशोक स्तंभ है। ठीक है, वो था। ठीक है, स्थूल लिख लिए। और ये सब अपने आप में स्वतंत्र था, कोई जो था कि नहीं लगा हुआ था, पूर्ण स्वतंत्र एवं खुले आकाश में। ये जो स्तंभ हुआ करते थे खुले आकाश के नीचे थे, वर्षा आंधी तूफान कुछ फिर भी खराब नहीं हुआ। बताइए उस जमाने के लोग कोई भी कार्य करते थे ना दिल से करते थे। आज के जमाने हैं घर बनाएंगे कितना हमको बचेगा, नहीं बचेगा, वो पहले आकलन करेगा, तो अब स्कूल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा। ठीक है, पता चलता है कि 30 साल 20 साल भी नहीं जाता है, वो गिर जाता है। पुल देखते हैं, उद्घाटन भी नहीं होता है, गिर जाता है। ये हाल है अभी का वर्तमान में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए आगे। तो लंबा क्लास होगा, लेकिन आप अच्छे से लिख लीजिएगा, तो आपको लिखने में वहां एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमको बोर्ड पर भी लिखना पड़ता है, और सब तो बोर्ड पे लिखे रहते हैं और आपको बता देते हैं। नहीं, हम आपको लिखते जाएंगे और बताते भी जाएंगे। स्थूल और शीर्ष उसी में लिखना, स्तूप में भी स्थूल और शीर्ष दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों
स्वतंत्र हैं, सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्र है एवं खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, एवं खुले आकाश के नीचे खड़े। ठीक है, खुले आकाश के नीचे खड़े। इन स्तंभों की ऊंचाई इन स्तंभों की ऊंचाई 35 से लेकर 50 फीट तक है। ठीक है, 35 से 50 फीट तथा वजन लगभग 50 टन, तथा वजन कितना है 50 टन। बताओ जमाने के लोग, ठीक है 50 टन, तब नहीं लिखे चलेगा। सभी स्तंभों पर चमकीले पॉलिश किए हुए हैं, जो आज भी वैसा ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन आज के लोग उसे स्तंभ को धातु निर्मित बताते हैं। ऐसा चमकीला एक लोग कहता है, आज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं पत्थर का नहीं, वो धातु का है। बताइए, ना मजबूत भी याद है, वो भी है, पॉलिश से चमक रहा है। ठीक है, भ्रम आदमी लोग में है। ठीक है, आदमी भ्रम बना हुआ है, उसको कोई उसको बता नहीं पा रहा है। ठीक है, स्तंभ शीर्ष पर फलक के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियां फलक के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियां जैसे हंस सिंह, हाथी, बैल आदि मिलती है।
स्तंभ शीर्ष में किसकी आकृति मिलेगी? स्तंभ शीर्ष में सारनाथ का सिंह शीर्ष, सारनाथ का स्तंभ शीर्ष में सारनाथ का, देखिए स्तंभ शीर्ष में सारनाथ का सिंह शीर्ष, किसका? सिंह शीर्ष क्या है? सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। सिंह शीर्ष क्या है? सर्वोत्तम है ना। स्वतंत्र भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत सरकार ने वैसे क्या कर रहा है देखो, स्वतंत्र भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह इसे ही बनाया है, अपना राज चिन्ह बनाया है, ठीक है, बनाया है। यह सिर्फ 7 फुट ऊंचा यह शीर्ष 7 फुट ऊंचा है। इस पर 4 सिंह, पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, ठीक है। ये सिंह सम्राट अशोक, ये सिंह सम्राट अशोक यहाँ पे थोड़ा चक्रवर्ती जोड़ दीजिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक लिखिए, चक्रवर्ती सिंह, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति सम्राट अशोक की शक्ति अथवा शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति के प्रतीक है। देखिए आया, बुद्ध के शक्ति के प्रतीक है। तो बुद्ध से जो क्वेश्चन पूछा गया 64 में, देखिए ये आया, शाक्य जो सिंह है वो किसका प्रतीक है? बुद्ध का। ये क्वेश्चन पूछा था बुद्ध से, कैसे है मौर्य कला, इसमें क्या थी है, कोई पूछ रहा था बीपीएससी, ठीक है। जो जन्मजात चक्रवर्ती थे, देखिए जो जन्मजात चक्रवर्ती थे, ठीक है, यह हो गया।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लाइन और ऊपर लिख दें इसमें। हुआ ठीक। ठीक है, मैं एक लाइन और लिखिए। इस तरह अशोक स्तंभ, पैराग्राफ चेंज करके भी लिखिए, लिखिए इस तरह अशोक स्तंभ वस्तु एवं तक्षण कला, इस तरह अशोक स्तंभ वस्तु एवं तक्षण कला दोनों ही दृष्टि से कलात्मक में बेजोड़ ठीक है, लिखिए। अब ये जो है, इस तरह अशोक स्तंभ जो है, अशोक का जो स्तंभ है वस्तु एवं तक्षण कला दोनों ही दृष्टि से कलात्मक में बेजोड़ यानी समृद्ध है। ठीक है, आगे अब आइए स्तूप। आगे क्या लिखना है? स्तूप। ठीक है, चलिए स्तूप लिखिए। स्तूप में ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते थे। स्तूप क्या होते थे? स्तूप ईंट एवं प्रस्तर, ईंट अथवा प्रस्तर, ठीक है, ईंट एवं प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते हैं। बने ठोस गुंबद स्तूप ईंट एवं प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते थे। ठीक है, इन्हें बौद्ध एवं जैन स्तूप कब बनाया जाता था? ठीक है, जब बुद्ध मरे थे तो 8 प्रकार का जगह पे किसने, चाहिए अजातशत्रु, ठीक है, 8 जगह पे स्तूप उसका बनवाए थे। लेकिन उसी स्तूप को जब अशोक आए, ईंट और पत्थर से उसको गुंबद रूप में बनवाए थे। जहां जहां बौद्ध एवं जैन के जो थे साधु थे उनके यहाँ बनवाया गया। उनका पवित्र जो स्थान होता था, उन्हें मृत्यु स्थान जो दफनाया जाता था एक तरह से, उस जगह को उन्होंने क्या किया, ईंट और पत्थर जो भी से उसको बनवा दिया गया। ठीक है, उसी को स्तूप कहा जाता है। स्तूप जो होता था कैसा होता था? देखिए स्तूप कैसा होता था, ये देखिए, ये है एक गुंबद टाइप से ऐसे हो गया स्तूप, एक ऐसे बना दिया जाता था इसे। ठीक है, ये हो गया स्तूप, इसको ऐसे जोड़ दीजिए इसमें, ये हो गया स्तूप। ठीक है, ये क्या हो गया? स्तूप हो गया। ऐसा स्तूप बनाया जाता था। ठीक है, ये क्या हो गया? स्तूप हो गया, स्तूप। ठीक है,
ऐसे स्तूप बनाया जिसको स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, स्तूप। ऐसा स्तूप होता है, ऐसा ऐसा कई स्तूप बनाए थे किसने, अशोक ने। इसीलिए कहा जाता है कि जो मौर्य कला था घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन बुद्ध से रिलेटेड था, ठीक है। बुद्ध से रिलेटेड थी। जब जो अशोक था, बुद्ध जब ज्ञान बुद्ध के बारे में जाने, उनके बारे में, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बुद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। उन्होंने गुफा भी बनवाए थे आर्यभट्ट संप्रदाय को देने के लिए, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले स्तूप लिखिए, और ठीक है लिखिए, स्तूप ईंट एवं पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। इन्हें बौद्ध एवं जैन किसी पवित्र स्थान पर स्मारक, किसी पवित्र स्थान पर किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप निर्मित करते थे, स्मारक स्वरूप निर्मित करते थे, ठीक है। अशोक स्वयं बड़े बड़े अशोक स्वयं बड़े बड़े स्तूपों का महान निर्माता था, स्तूपों का महान निर्माता था, ठीक है। कहा जाता है अशोक जो है स्तूप बनाने में सबसे आगे थे। सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनाए थे, अशोक ने बनवाए थे, ठीक है। क्योंकि वो इस पर जो बुद्ध जब से बौद्ध धर्म को अपनाया तब उन्होंने क्या किया, हिंसा को त्याग कर अहिंसावादी बन गए, ठीक है। हिंसा को त्याग कर अहिंसावादी हो गए, ठीक है। कब बने, जब कलिंग युद्ध हुआ तब। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। परंपरा अनुसार उसमें 84,000, परंपरा अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप को बनवाया था, ठीक है। आज अशोक निर्मित स्तूप गिनती के ही रह गए हैं। आज अशोक द्वारा निर्मित स्तूप गिनती के ही रह गए हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा, स्तूप बना दीजिएगा फिगर, वहां भी स्तंभ का फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। और उसके बगल में ये लिखना है, ठीक है। तो आपको इससे 1 आध 2 नंबर जरूर बढ़ता है, वो आप करेगा। तो यही सब जो है कि चेक करने वाले होते हैं हमारे प्रोफेसर साहब, यही सब देखते हैं कि बच्चा सब कैसे लिखा है, कैसे कैसे आधार बना के लिखा है। तो आपको उस अनुसार नंबर देते हैं। अच्छा लिखिएगा, अच्छा नंबर देंगे, ठीक है। सांची के महान स्तूप, सांची के महान स्तूप
इसके अतिरिक्त अशोक ने तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप की ठीक है, धर्मराजिका तक्षशिला में क्या है, धर्मराजिका स्तूप की मूलतः स्थापना अशोक ने ही की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने तक्षशिला में धर्मराजिका की मूलतः स्थापना की थी भी लिख सकते हैं, अशोक ने ही की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ये आपका हो गया स्तूप। स्तूप ईंट एवं प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते थे। इन्हें बौद्ध एवं जैन किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप निर्मित करते थे। ठीक है, अशोक स्वयं बड़े बड़े स्तूपों के महान निर्माता था। ठीक है, परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, आज अशोक द्वारा निर्मित स्तूप गिनती के ही रह गए हैं। सांची के महान स्तूप को किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अशोक ने मूलतः जो था तक्षशिला में धर्मराजिका नामक स्तूप की स्थापना अशोक ने ही की थी। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। अब जो है पाषाण वेदिका। ठीक है, अब चलते हैं हम पाषाण वेदिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग भी और कुछ जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी बुक्स है। हम एक बताए जो था एकदम थोड़ा अच्छा से इसमें और जोड़ लिख सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, यही काफी है। इतना ही आप लिख के एग्जाम में आइएगा तो अच्छा रहेगा। अब पाषाण वेदिका चलिए। पाषाण वेदिका पाषाण वेदिका हम जैसे से लिख रहे हैं ना, वैसे ही हम एग्जाम में लिखे। मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार। मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार। विहार मतलब समझ रहे हैं, जो गुफा होता था। ठीक है, विहार, वेदिकाएं। सोमपुर विहार हम सुने होंगे। ठीक है, सोमपुर विहार से घिरे होते थे। ठीक है, ये लिखिए। ठीक है, इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं। इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं। मत कुछ मिला है, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। जो है सो है। ठीक है, बोध गया एवं सारनाथ से अशोककालीन वेदिकाओं के अवशेष अशोककालीन
अवशेष, अशोककालीन वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। क्या पाटलिपुत्र की खुदाई से, पाटलिपुत्र की खुदाई से पाटलिपुत्र की खुदाई से, ठीक है, वेदिकाओं के टुकड़े मिले, वेदिकाओं के टुकड़े मिले। वेदिकाओं के टुकड़े मिले। अपनी चमकीली पॉलिश के कारण, अपनी चमकीली पॉलिश के कारण कब के माने जाएंगे? मौर्यकालीन माने जाते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करके लिखिएगा, ठीक है, मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार, स्तूप एवं विहार, विहार लिखिएगा, विहार विहार वेदिकाओं से घिरे होते थे। ठीक है, इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं, बोध गया एवं सहमत अशोककालीन वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई से तो लिख लिए, ये पैराग्राफ मत लिखिएगा, यही है, ये आगे ऊपर लिखाएंगे, जरूरी नहीं हो, इतना ही से काफी हो गया। इतना ही लिखिए, मौर्यकालीन स्तूप में विहार वेदिकाओं से घिरे होते थे, इनमें से कुछ भग्नावशेष मिले हैं। बोध गया एवं सारनाथ से अशोककालीन वेदिकाएं के अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई से वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। अपनी चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन ये माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए लिखते हैं गुहा विहार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुहा विहार, गुहा विहार, गुहा विहार, ठीक है, इसको लिखिए। गुहा विहार, अशोक और उसके पुत्र दशरथ, अशोक और उसके पुत्र दशरथ, अशोक और उसके पुत्र दशरथ, ठीक है, ने भिक्षुओं के रहने के लिए क्या बनाए थे? विहार, ठीक है, गुफाओं के रूप में विहार, गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। ठीक है,
अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में क्या बनवाए थे? विहार बनवाए थे। ठीक है, इन सुंदर गुफाओं का एक समूह, इन सुंदर गुफाओं का एक समूह, इन सुंदर गुफाओं का एक समूह गया से 16 मील दूर, गया से 16 मील दूर, गया से 16 मील दूर उत्तर बराबर पहाड़ी में है, उत्तर में बराबर पहाड़ी में है। ठीक, अशोक और दशरथ जो था, अशोक का पुत्र था दशरथ, ठीक है, उसने क्या किया? भिक्षु अशोक ने भी बनवाए थे, उसके बाद उसके पौत्र ने बनवाए थे गुफा। ठीक है, किसके लिए? तो बराबर पहाड़ी में किसको दिया था? पहले आजीविक संप्रदाय को भी दिए थे इन्होंने, और बाद में बौद्ध के लोगों को भी देने लगे। ठीक है, बौद्ध और जैन को भी दिए थे। अब चलिए आगे, फिर यहाँ सुदामा गुफा तथा, यहाँ सुदामा गुफा, सुदामा गुफा और एवं कर्ण चौपर, सुदामा गुफा एवं कर्ण चौपर। ठीक है, कर्ण चौपर गुफा काफी प्रसिद्ध है, कर्ण चौपर गुफा काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, सुदामा गुफा एवं कर्ण चौपर काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, दशरथ के समय निर्मित, दशरथ के समय निर्मित, दशरथ के समय निर्मित लोमस ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा भी उल्लेखनीय है, भी उल्लेखनीय है। ठीक है, नागार्जुन समूह में गोथिका गुफा, गोपिका गुफा, नागार्जुन समूह में देखिए नागार्जुन जिसको कहते हैं, नागार्जुन गुफा, देखिए नागार्जुनी गुफा, समझे, नागार्जुनी गुफा समूह में गोपिका, समूह में गोपिका, गोपिका, नागार्जुन गुफा समूह में गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, गुफा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में
दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था। गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था, ठीक है, बनवाया था। मौर्यकालीन इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर कालांतर में पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में अनेक चैत्यगृहों का निर्माण किया गया। अनेक चैत्य गृह का निर्माण किया गया, ठीक है। इसी का अनुकरण करके जब पश्चिम भारत में चैत्य गृह बनाए गए थे, ठीक है। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। विहार इन सुंदर गुफाओं का एक समूह गया से 100 मील दूर उत्तर में बराबर पहाड़ी में है। यह सुदामा गुफा एवं कर्ण चौपड़ गुफा काफी प्रसिद्ध है। दशरथ के समय निर्मित लोमेश ऋषि गुफा भी उल्लेखनीय है। नागार्जुनी गुफा समूह में गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था, ठीक है। मौर्यकालीन इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर कालांतर में पश्चिम भारत में अनेक चैत्यगृह का निर्माण किया गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है मूर्ति कला, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चलते हैं बी ग्रुप में मूर्ति कला। एक ग्रुप था वो, बी ग्रुप में आइए मूर्ति कला। मूर्ति कला, ठीक है। बस थोड़ा सा और है, मूर्ति कला और लोक कला। मूर्ति कला में क्या है, एक लोक कला है और मूर्ति कला है। मौर्यकालीन मूर्ति कला, देखिए मौर्यकालीन मूर्ति कला, मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाले, अशोक स्तंभों को मंडित करने वाले, ठीक है। मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियां, ठीक है, विभिन्न पशुओं की आकृतियां
में उपलब्ध है, में उपलब्ध है। ठीक है। मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली, ठीक है, मंडित करने वाली विभिन्न पद्मों की आकृतियों में उपलब्ध है। उड़ीसा, उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर, उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा ठीक है, उड़ीसा में है धौली चट्टान, उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर, धौली और जोगर दो था चट्टान, लेकिन धौली चट्टान को काटकर, धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की, बनाई गई हाथी, ठीक है, बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण, पाषाण, ठीक है, ये पत्थर को जो काट कर उसकी आकृति किसकी, हाथी की बनाई गई, ठीक है, पाषाण। मूर्ति कला के उत्कृष्ट, मूर्ति कला के उत्कृष्ट, मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण, ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण, जिसके अग्रभाग को उकेरा गया, जिसके अग्रभाग को उकेरा गया, उकेरा गया है, ठीक है, अग्रभाग को, आगे वाले भाग को काट के सुर, कान, टांग सब बनाया गया, शरीर आगे से काट के बनाया गया है, उकेरा गया है, ठीक है। इसी प्रकार कालसी, इसी प्रकार कालसी, कालसी कहाँ है, देहरादून, आज का जो कालसी देहरादून, आज कहाँ है, देहरादून, ठीक है, आज जो है वो देहरादून में है, ठीक है। की चट्टान पर एक हाथी को आकृति उभरी है, कालसी की चट्टान पर एक आकृति उभरी है। काशी में जो देहरादून में है चट्टान पर जो है एक आकृति क्या है, वो उभरी है, जिसके पैरों के बीचों बीच, जिसके पैरों के बीचों बीच, पैरों के बीचों बीच ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है, लिपि है, लिपि में, ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है, क्या कोई, ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, गजतमे, गजतमे, क्या लिखा हुआ है, गजतमे, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है गजतमे, ठीक है, आकृति। यही सब उसमें मूर्ति कला में दर्शाना, ठीक है। परखम गांव से प्राप्त, परखम गांव से प्राप्त, परखम गांव से प्राप्त चमार ग्राहनी मूर्ति, नहीं, परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति,
यक्ष की मूर्ति, ठीक है, परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति, ठीक है, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति भी मूर्ति कला के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। ठीक है, श्रेष्ठ कला के प्रमाण हैं। पटना के दीदारगंज से, पटना के दीदारगंज से, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है, पटना के दीदारगंज से किस मूर्ति मिला है, किसका मिला है, बताइए। प्राप्त चमार ग्रहणी मूर्ति, चमार ग्रहणी मूर्ति, ठीक है, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्रहणी मूर्ति भी महत्वपूर्ण है। ये हो गया। और एक लाइन और लिख लीजिए, पटना से एक जैन तीर्थकर की मूर्ति भी मिली है। पटना से एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। ये हो गया आपको मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाले विभिन्न पशुओं की आकृतियों में उपलब्ध है। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे अग्रभाग को उकेरा गया है। इसी प्रकार कालसी की चट्टान पर एक आकृति उभरी है, जिसे पैरों के बीचों बीच ब्राह्मी लिपि में गस्तवे आकृति है। परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति भी श्रेष्ठ कला के उदाहरण है या प्रमाण है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमार की यही मूर्ति भी महत्वपूर्ण है, और पटना से ही एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। तो ये है मूर्ति कला। अब आते हैं लास्ट हम लोग जो आएंगे वो होगा लोक कला, ठीक है। आखिरी जो पैराग्राफ होगा वो लोक कला होगा। आइए हम समझते हैं लोक कला। लोक कला थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन वीडियो, लेकिन आप लोग को लिखने का जो बताए सिलेबस ढंग से वैसे ही लिखना है। लिखने लगेगा आधा घंटा में ये क्वेश्चन आप आराम से लिखिएगा, ठीक है। तो हमको लिखना भी पड़ रहा है, आपको बताना भी पड़ रहा है, हमें भी लिखने में टाइम लग रहा है, आपको भी लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये कोई क्वेश्चन आधे घंटे से ज्यादा का नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं आधे घंटे, ठीक है। तो लोक कला जो है क्या है, इस कला में दरबार से बाहर, मान लीजिए ये राजप्रसाद है, ठीक है, राजप्रसाद से जो बाहर जो कला थी वो लोक कला। जैसे मान लेते हैं कि गांव है, गांव में हर घर में कोई ना कोई कला एक विकसित हुई थी, किसी ने कुड़ी बना ली, किसी ने मिट्टी का मूर्ति बना दिया, उसको क्या कहते हैं लोक कला। और घास फूस को जोड़ के कुछ बना दिया, कोई बत्तख बना दिया, उसे कहते हैं लोक कला। जो दरबार से बाहर, उसको संरक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक कला इसमें मौर्य कला में था कि उस समय ऐसा ऐसा लोक कला यानी
दरबार से बाहर भी कला कोई विकसित थी, उसको कहते थे लोक कला। इस कला में दरबार से बाहर स्वतंत्र कलाकार में भी लोक रुचि थी। इस कला में दरबार से बाहर स्वतंत्र कलाकार कलाकारों ने भी रुचि दिखाई। ठीक है, स्वतंत्र कलाकारों ने भी रुचि दिखाई। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने, ठीक है, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने, ठीक है, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के क्या है? प्रमाण। ठीक है, प्रमाण है। यक्षिणी प्रतिमाएं, यक्षिणी प्रतिमाएं, ये लोक कला मतलब दरबार से जो बाहर बनाया था, यक्षिणी प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार था। लोक धर्म का, यक्षिणी प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार था। प्रमुख आधार थी। ठीक है, प्रमुख आधार थी। इन सभी प्रतिमाओं पर चमकदार पॉलिश, इन सभी प्रतिमाओं पर चमकदार पॉलिश की गई है। पूरा मौर्य कला ही जो है ना चमकदार पॉलिश के लिए जाना जाता था। उसका इतना अच्छा था कि वो आज भी जस करता है उसे। लोग इसीलिए कहते हैं, बहुत जो वैज्ञानिक है या जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, आर्कियोलॉजी की क्या कहते हैं उसको, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, आज भी धातु का वो बना हुआ है, उसमें भी असमंजस, लेकिन वो है क्या, पत्थर पे और चमकीला जो इतनी अच्छी पॉलिश की हुई है, वो आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोक कला में भी क्या था कि वही जो चमकदार पॉलिश जो हुआ था बाहर, यानी दरबार के जो भी बाहर बने थे मूर्ति, ठीक है, या छोटी छोटी मूर्तियां जो बनी थी, उसका आधार क्या था कि सभी प्रतिमाओं चमकदार पॉलिश था, जो उसको मौर्य कला का माना गया। ठीक है, तो मौर्य कला का माना गया। इसके अतिरिक्त सारनाथ, ठीक है, इसके अतिरिक्त सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर बसार,
कौशाम्बी, कुम्हरार, कौशाम्बी, कुम्हरार, ठीक है, कौशाम्बी, कुम्हरार आदि अनेक स्थानों से, आदि अनेक स्थानों से, ठीक है, अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियां, विभिन्न पशु पक्षियां, विभिन्न पशु पक्षियां हाथी, घोड़ा, बैल, हाथी, घोड़ा, बैल, घोड़ा, बैल, ठीक है, हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण, भेड़, कुत्ता, हिरण, ठीक है, भेड़, कुत्ता, हिरण, ठीक है, मोर, तोता, मोर, तोता आदि, ठीक है, आदि तथा नर नारियों की, तथा नर और नारियां की, क्या बनता था, नर नारियों की मृग मूर्तिकाएं, मृग मूर्ति, मृग मूर्ति, मृग मूर्ति, ठीक है, मृग मूर्ति, नर नारी की मृग मूर्तियां काफी संख्या में, मूर्तियां काफी संख्या में, ठीक है, तथा नर नारी की मृग मूर्तियां काफी संख्या में मिली है। ये क्या है, लोक कला है। जो बाहर जो कला होती थी दरबार से, वो भी जो उसमें भी जो पॉलिश था वो भी एक अद्भुत था, इसलिए उसको मौर्य कला का माना गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में जो लिखना है आप लोगों को, ये पूरा लिखने के बाद ले लिए, आपको थोड़ा निष्कर्ष लिख देना, ठीक है, निष्कर्ष थोड़ा आपको लिखना है, ठीक, यहाँ पे निष्कर्ष आपको थोड़ा लिख देना है क्वेश्चन लिखने के बाद। तो क्वेश्चन लिखा हो जाए तो लास्ट में आप थोड़ा निष्कर्ष लिख डालिए, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में, मौर्य कला एक समृद्ध कला थी, ठीक है, समृद्ध कला थी। कुछ कला ऐसी थी जो दरबार के बाहर थी, वो भी चमकीले पॉलिश के लिए क्या थे, जाने जाते थे।